अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन की। अब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज तो बना लिया, और जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये तो ग्लूकोज डायरेक्टली अपने फूड से हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगला स्टेप है कि उस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे हासिल होनी है। वो पूरा प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन की अम्ब्रेला टर्म में आता है। उसके अंदर डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब हम फ्यूल बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है एंड एज एन एंड प्रोडक्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है एंड हीट की फॉर्म में भी। In this burning process, oxygen is used to break the carbon-hydrogen bonds present in fuel molecules. सेम इसी तरह जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फूड इन देयर सेल्स। अब जब ये ब्रेक डाउन होती है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस प्रोसेस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू ब्रेक होते हैं, इसलिए वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज बाय प्रोडक्ट्स भी हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। तो इस पूरे सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हमारे लिए एक कॉमन फ्यूल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक कॉमन फ्यूल है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो एक और तरीका है दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक कम्स फ्रॉम एयर यानी ऑक्सीजन, एरोबिक, एंड एनारोबिक मीन्स व्हेन देयर इज नो एयर और देयर इज नो ऑक्सीजन। पहली चीज़ आ जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है, यानी कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, हर उसके सारे कार्बन जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। उससे हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी जो है वो यील्ड होती है। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट फेज में क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, यानी कि पायरुविक एसिड जो है वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन्स होते हैं, वो स्प्लिट होते हैं और 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। फिर सेकेंड फेज में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है पायरुविक एसिड की। पहले हमने ग्लूकोज से शुरू किया, उसको स्प्लिट किया 2 पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड को हम आगे ऑक्सीडाइज करते हैं, उसमें जितने भी कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे ब्रेक होते हैं। जब वो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। उसके साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जो पूरा रिएक्शन है वो कुछ ऐसे दिखता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। फिर हमारे पास आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अब ये कैसे होती है? ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, उन जगहों पे होती है जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज़ द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है, ग्लूकोज के सारे जो बॉन्ड्स हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान वाले वो ब्रेक नहीं हो रहे, दैट मीन्स कि इट रिलीजेज लेस एनर्जी। तो ये उतना इफेक्टिव प्रोसेस नहीं है, बट स्टिल इट प्रोवाइड्स सम एनर्जी टू दोज ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, या ऐसे सिनारियो में जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब फर्स्ट स्टेप जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन का दैट इज सेम एज एरोबिक वन, कि एक ग्लूकोज जो है वो 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेप जो है दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। उसमें क्या होता है, 2 काम हो सकते हैं। या तो दिस पायरुविक एसिड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इथाइल अल्कोहल, या दूसरी चीज़ बनती है लैक्टिक एसिड, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 2 टाइप्स हैं, ये जो 2 चीज़ें हैं जो बनती हैं, उसकी बेसिस पे हम 2 टाइप्स की कहते हैं कि फर्मेंटेशन होती है, अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब जो अल्कोहल फर्मेंटेशन है, नाम से भी पता चल रहा है कि उसमें अल्कोहल बनेगी। वो होती कहाँ है? वो बैक्टीरिया में होती है, यीस्ट में होती है। पायरुविक एसिड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। फिर जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो जो है वो हमारे अंदर भी हो रही है, यानी ह्यूमन बींग्स के जो स्केलेटल मसल्स हैं और जो अदर एनिमल्स हैं
उनमें जब ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उस टाइम पे हमारे अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि उस टाइम पे जितनी ज़्यादा एनर्जी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, वो अवेलेबल नहीं होती उस स्पीड से। तो जो बॉडी है वो स्विच कर जाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ और उससे एनर्जी हासिल करना शुरू कर देती है। उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया होते हैं मिल्क के अंदर, वो भी ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं। जब दूध कई दफ़ा फट जाता है तो वो उस टाइम पे भी उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो इसमें सीधा सीधा ये होता है कि पायरुविक एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। फिर बात आती है कि इस फर्मेंटेशन की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये बात हमारे से शुरू नहीं होती, ये बात एवोल्यूशन पे चले जाएं तो अर्लियर लाइफ फॉर्म से शुरू होती है। उस टाइम से शुरू होती है कि जब लाइफ फॉर्म के पास फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, एटमॉस्फेयर इतना सूटेबल नहीं था कि वहाँ पे रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होता और वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते। तो उन्होंने एज अ सर्वाइवल मैकेनिज़्म एक मैकेनिज़्म डेवलप किया जिसको एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हमने पढ़ा है। उसमें एनर्जी बनाई जाती है विदाउट ऑक्सीजन। तो अर्लियर लाइफ फॉर्म्स में बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, एनारोब्स, ये सारी चीज़ें एनारोब्स हैं, यानी ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं और विदाउट ऑक्सीजन जो है अपना फूड और अपने बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट कर सकते हैं। उसके साथ ह्यूमन स्केलेटल मसल में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है इन एक्सट्रीम वर्कआउट्स, जबकि ऑक्सीजन वहाँ पे ना अवेलेबल हो या डिप्लीट हो जाए या ज़्यादा चाहिए हो, तो ये मैकेनिज़्म हम स्विच कर जाते हैं। इसके बाद जो फर्मेंटेशन है वो फूड इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होती है। जो हमारे चीज़ और योगर्ट इंडस्ट्री है, जितना भी चीज़ बनता है, जितना भी योगर्ट बनता है, उसमें फर्मेंट किया जाता है मिल्क को थ्रू डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट एडिटिव्स और डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू ये चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन जो मेजर प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन ही होता है। फिर हम यीस्ट यूज़ करते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्री में, जहाँ पे अल्कोहल बनती है, डिफरेंट अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनते हैं, वहाँ पे यीस्ट का इस्तेमाल होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। एक नेचुरल एडिटिव है जो कि एबिलिटी रखता है फर्मेंटेशन परफॉर्म करने की। फिर यीस्ट जो है हम उसको बेकिंग में भी यूज़ करते हैं। जो हम ब्रेड बनाते हैं, जो केक्स बनते हैं, बन्स बनते हैं, इसमें जितना भी वो जो फ्लफ़ आता है केक के अंदर या ब्रेड के अंदर, वो यीस्ट की वजह से आता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होता है, साथ साथ उसमें वो बबल्स बनते हैं, जिसकी वजह से ब्रेड एंड केक्स ये फ्लफ़ी हो जाते हैं। फिर हमारे पास एक फंजाई है जिसको हम एस्परजिलस कहते हैं। वो एस्परजिलस जो है वो सोया सॉस की फर्मेंटेशन में यूज़ होती है, क्योंकि सोया सॉस सोयाबीन्स से बन रही होती है, लेकिन सोयाबीन्स को पहले फर्मेंट किया जाता है, फिर उसके बाद डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, उससे हम जाके एंड पे सोया सॉस बनती है। उसमें भी फर्मेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम स्टार्टिंग से बात करें तो अर्लियर लाइफ फॉर्म्स के सर्वाइवल मैकेनिज्म से लेके हमारे करंट फूड इंडस्ट्री तक हर जगह पे समहाउ फर्मेंटेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है।